नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। संपन्न क्योंकि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। वहां से अब जो भी ईवीएम है वो पैक होकर के अब आपको केंद्र पर चले आएंगे। लेकिन कशिश न्यूज का एग्जिट पोल किसे किसे कुछ बता रहा है और क्या कुछ होने वाला है 6 तारीख को, उसके पहले वहां से जो फीडबैक मिला है हम लोगों को और जहां हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट से जो हम लोग ग्राउंड पर जाकर के चीजों को कलेक्ट किए हैं, उसको हम लोग आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बताने जा रहे हैं कि गोपालगंज का क्या परिणाम हो सकता है। मैं बताने जा रहा हूं कि मोकामा का परिणाम क्या हो सकता है। अनंत सिंह के पक्ष में होगा या ललन सिंह के पक्ष में होगा, यानी कि दोनों की पत्नियां दाव आजमा रही हैं। दोनों के भाग्य का किस्मत जो हो सकता है वो ईवीएम में कैद हो गया है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको मोकामा में जो चुनाव प्रतिशत यानी मतदान प्रतिशत हुआ है 53.45%, यानी कि 2020 के अपेक्षा लगभग 2% कम। और गोपालगंज में 51% यानी कि लगभग आपको 4% कम मतदान प्रतिशत हुआ है। क्या मायने रखता है आपको लगभग 2% मोकामा में और गोपालगंज में, और यहां से बाजी कौन मारेगा? आइए जानते हैं कशिश न्यूज के संपादक अशोक मिश्रा जी से। अशोक सर, सबसे पहले तो यह है कि आपको मोकामा में 53.45% और गोपालगंज में 51%, यानी कि आपको मोकामा में लगभग 2% की कमी और गोपालगंज में आपको 4% की कमी। क्या लगता है ये जो पिछले 2020 की अपेक्षा कमी हुई है, किसे फायदा मिल सकता है? इसको थोड़ा हम सुधार लें ज्ञान जी। सबसे पहले अपने दर्शकों का हम स्वागत करेंगे और हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर इस दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए हैं उसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, किस दल को या किस गठबंधन को जनता ने सिरमौर बनाया और किस गठबंधन या किस दल को जनता ने खारिज किया, यह हम बताएंगे आपको। और जैसा कि हमारे सहयोगी ज्ञान ने कहा है, हम उसमें सुधार करते हैं कि पिछले दफे 2020 में मोकामा में लगभग 54.1% वोट हुआ। इस बार 53.45% हुआ, यानी कि मात्र आधा प्रतिशत की कमी। तो ये बड़ी खबर है कि मोकामा में 2020 में जो चुनाव परिणाम हुए या जो वोटिंग हुआ ठीक उसी तरह की वोटिंग इस बार भी हुई। फर्क इतना है कि 2020 में अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, ललन सिंह दलीय चुनाव लड़ रहे थे और दोनों के बीच में ही टक्कर था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय अनंत सिंह के साथ न आरजेडी थी, न अनंत सिंह के साथ बीजेपी थी, न अनंत सिंह के साथ जदयू थी। दूसरी तरफ ललन सिंह भी उस समय जदयू के साथ थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दलीय चुनाव हुआ उस चुनाव में दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और जदयू एक साथ थी और आरजेडी कांग्रेस वामपंथी पार्टियां अलग थी। लेकिन उस चुनाव में भी छोटे सरकार ने फतह हासिल की थी। आखिर निर्दलीय चुनाव जो हुआ, अनंत सिंह जो चुनाव लड़े, उसमें वहाँ की जनता ने उनको जिताया। यानी कि छोटे सरकार पर मुहर लगाई, किसी दल पर मुहर नहीं लगाई। इस बार छोटे सरकार सीन से गायब हुई। उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही जी, लेकिन उसके साथ छोटे सरकार तो हैं ही, बड़े सरकार यानी कि नीतीश कुमार भी है जो बिहार सरकार है जी, और बिहार सरकार के छोटे सरकार यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ हैं। इसके अलावे सभी सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस, वामपंथी दल, ये सारी की सारी पार्टियां वहां पे खड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी वोट का परसेंट नहीं बढ़ा। ये आखिर क्या बात हो गई कि जब सभी दल के नेता एक मंच पर आ गए तब फिर आखिर वोट का परसेंट क्यों नहीं बढ़ा? तो क्या लगता है कि इसे कि आपको ये वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ना, कहीं ना कहीं ये लगता है किसी कि जो पहले से जीतते आ रहे हैं उनके पक्ष में जाना, या फिर मतलब कि जो इस बार टसन भरा है उनके पक्ष में जाना? देखिए, ये सीधा सा सवाल है और सीधा सा जनता का जवाब है जी। जनता के बीच में कोई उत्साह नहीं था जी।
आप ये समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में जनता के बीच में जो उत्साह था, यानी कि अनंत सिंह के समर्थक किसी भी कीमत पर अनंत सिंह को जिताना चाहते थे जी। इस चुनाव में अनंत सिंह के समर्थकों में भी कहीं न कहीं कुछ कमी देखी गई, उनके उत्साह में कमी देखी गई। पिछले दफे अनंत सिंह को हीरो बना करके जनता ने पेश किया। उस अनंत सिंह को, जिसको 2020 में बिहार के सरकार में या बिहार की सरकार में जी जीरो बना दिया था, जी वहाँ उस अनंत सिंह को मोकामा की जनता ने हीरो बनाया जी जिता करके। जी नीतीश कुमार की पार्टी भी हारी जी और तेजस्वी की भी पार्टी हारी। जी इस चुनाव में अनंत सिंह को बिहार सरकार ने हीरो बना दिया। जी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अनंत सिंह के साथ हो गए, यानी कि नीलम देवी के साथ हो गए। जी ललन सिंह ने खुद जी कृष्ण की तरह गांडीव संभाला, आप समझ लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बावजूद भी कल तक जो जदयू के सिपह सलार थे, ललन सिंह के खास थे, आज उन्होंने पाला बदल करके बीजेपी का कमर थाम लिया। हम दूसरे ललन सिंह जी यानी कि सेकंड ललन सिंह की बात कर रहे हैं जी। और उनकी पत्नी सोनम देवी जी अपने बड़े उस्ताद यानी बड़े ललन सिंह को, बड़े सरकार नीतीश कुमार को, छोटे सरकार अनंत सिंह को और छोटे बिहार सरकार तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक करके खड़े हो गए। सूरज भान ने वहाँ कमान संभाला। जी जी परिणाम आप देख लीजिए कि बाहुबलियों की टकराहट के बावजूद भी जी मोकामा में एक परिंदा ने भी पर नहीं मारा। जी कहा जा रहा था कि AK-56 गरजेगा, AK-47 गरजेगा, मोकामा का इतिहास इस बार बदलेगा। लेकिन प्रशासन की जो चाक चौबंद व्यवस्था थी, वह चाक चौबंद व्यवस्था ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक भी जो सुरमा थे वो घर से बाहर नहीं निकले। तो टोटल मिलाकर के कहा जाए कि आपको मोकामा का जो परिणाम है, सर ये चीज़ें बताएंगे कि मोकामा का परिणाम और जनता का सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को जनता का मोटिवेशन या जनता का जो परसेंटेज नहीं पड़ा, तो इसका अर्थ है कि क्या जनता इस बार अनंत सिंह के साथ या फिर ललन सिंह के साथ, किसके बीच में ज़्यादा कुछ ग्राउंड रिपोर्ट सर आपको मिला? और देखिए, जो हमारे संवाददाताओं ने खबर भेजी जी जी उससे तो साफ जाहिर है जी कि मोकामा में भी लड़ाई कांटे की है जी। अनंत सिंह के लिए यानी कि नीलम देवी के लिए इस बार भी खुला मैदान नहीं जी। लेकिन ललन सिंह के लिए यानी कि सोनम देवी के लिए भी जीत आसान नहीं। आसान आप समझ लीजिए जी जो इलाका कल तक अनंत सिंह के लिए कटने मरने के लिए तैयार था, जी चाहे वो मोकामा का इलाका हो, घोसबरी का इलाका हो, जी वहाँ भी वोटों का बंटवारा हुआ जी। अनंत सिंह का जो सबसे मुफीद जगह था, कहा जा रहा था कि पंडारक जो लेमुआबाद है, रेली स्टेशन है, तो ये जो इलाका है, जो कहा जा रहा था कि वो माय समीकरण का इलाका है, जी। उसमें भी वोटों का बंटवारा हुआ। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ललन सिंह से ज्यादा जी अनंत सिंह यानी नीलम देवी की राह आसान है। आसान और अभी तक जो आंकड़े आए हैं जी, अभी तक जो फीडबैक हम लोगों को मिला है जी, उससे ये साफ है, संकेत मिल रहा है कि भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन अंततः जी बाजी हो सकता है जी। हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता के मूड को कोई नहीं जानता। जी, जी। हो सकता है कि छोटे सरकार को एक बार फिर मोकामा की जनता ने अभयदान दे दिया है, यानी कि नीलम देवी को पटना भेजने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, ये मोकामा का था फीडबैक जो हमने आपको शेयर किया। और इसी में हम लोग बताते हैं कि गोपालगंज भी चलते हैं और गोपालगंज का देखते हैं कि ये चीजें स्वाभाविक है। गोपालगंज में त्रिकोणीय संघर्ष था। त्रिकोणीय संघर्ष यानी एक तरफ दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी थी कुसुम देवी, एक तरफ आपको साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी और एक तरफ थे आपको महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता जी। तो स्वाभाविक है कि टसन त्रिकोणीय था। लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है, आपको पिछले दफा जो वोटिंग परसेंटेज 2020 की हम बात करें तो वहां पर आपको 51% यानी कि आपको 55.3% आपको 2020 में वहां पर हुए थे आपको। और इस बार जो हुए हैं वहां पर 51% के लगभग, यानी कि आपको लगभग 4% मतदान कम हुए हैं। ये 4% मतदान
क्या इंदिरा देवी के पक्ष में गया, या फिर बीजेपी के पक्ष में गया, या फिर महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में गया? इसको भी लेकर के हमारे संपादक महोदय हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि इस बार गोपालगंज की तस्वीर क्या कहती है। ये वोटिंग परसेंटेज सर एक चीज बताइएगा गोपालगंज की जो है, और ये जो त्रिकोणीय संघर्ष का मामला है, क्या लगता है कि वहां पर इस बार लालटेन जलेगी, या फिर कमल खिलेगा, या फिर मायावती की जो भाजपा की जो बात कर रहे हैं साधु यादव की, उनकी इस बार निकल पड़ी? ज्ञान जी, आप बता रहे थे 4% वोट कम गिरे। जी जी। और आप बता रहे थे कि त्रिकोणीय संघर्ष। जी। लेकिन हमें जो फीडबैक मिला है जी। वह 4% मतदान में तो कमी आई ही, जी। लड़ाई भी चतुष्कोणीय हो गया है। अच्छा। यानी कि आप जान लीजिए कि गोपालगंज का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जी। वहां ऐसा कहा जा रहा था कि आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो। जी। और वह सीधी टक्कर इसलिए कहा जा रहा था कि माय समीकरण तो आरजेडी का मजबूत था ही, जी। बीजेपी का जो वैश्य समीकरण था उस समीकरण को भी झटका दिया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने। और वहां मोहन प्रसाद गुप्ता को जो वोट दिया, जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, जी। तो उसका लाभ तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी को मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है, जी। मोकामा में तो वहां की जनता खुल करके दोनों प्रत्याशियों के बारे में बोलती है। जी। चाहे वो नीलम देवी हो या सोनम देवी हो। जी। लेकिन गोपालगंज की जनता ने पूरी तरह से मौन साध रखा, यानी कि गोपालगंज की जनता था नहीं लगने दे रही है कि उसने किसको वोट किया, यानी कि साइलेंट मतदान। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। उसने बड़ी होशियारी से जी मतदान किया है, और उन्होंने जिसको वोट भी दिया है उसको भी चकमा दिया है। और यही वजह है कि गोपालगंज में सस्पेंस ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें बीजेपी की, जी। तो बीजेपी के सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट मिला है वहाँ। जी। कुसुम देवी। जी। लेकिन आपका वोट का परसेंट जो है जी। वो बता रहा है जी। कि कहीं न कहीं सुभाष सिंह के लिए जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी वह उम्मीद नहीं हो। यानी कि जो कहा जा रहा था कि सहानुभूति वोट है, जी। तो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा। जी। तो इससे कह सकते हैं कि बीजेपी को भी नुकसान हुआ। जी। लेकिन जो हमारा फीडबैक आ रहा है, जी। उस फीडबैक में कहा जा रहा है कि बीजेपी को जितना नुकसान हुआ है, जी। उससे ज्यादा नुकसान हो गया है आरजेडी को। अच्छा, यानी मोहन प्रसाद गुप्ता की जी। इसलिए कि जब आरजेडी का जो माय समीकरण था, जी। इसके अलावे आरजेडी को उम्मीद थी कि वैश्य समुदाय का भी वोट उसे मिलेगा, और फिर पिछड़ी जाति का जो वोट 50,000 के लगभग है, जी। उसका भी अधिकांश वोट हमको मिलेगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमको जो जानकारी आई, जी। चूंकि हमारे संवाददाता गोपालगंज विधानसभा में भी चप्पे चप्पे पर मौजूद थे, जी। तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग दी है उसके मुताबिक मोहन प्रसाद गुप्ता को वैश्य समाज ने, यानी कि उनके अपने समाज के लोगों ने भी अपना नेता नहीं माना। यानी कि वोट मिला है लेकिन बहुत कम। जी। और उससे ज्यादा नुकसान क्या हो गया कि AIMM के जो मोहम्मद असलम हैं, जी जी, उनको अल्पसंख्यकों ने अपना नेता माना है। यानी कि आरजेडी के माय समीकरण में दरार आया, यानी कहीं ना कहीं सेंधमारी की है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले चुनाव में जी। मोहम्मद असलम जी। करीब लगभग 4,000 वोट लाए थे। इस बार जो संभावना बन रही है, जी। कहा जा रहा है, जो हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्टिंग दी है, जी। वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मोहम्मद असलम को 2 अंकों में वोट मिले। अच्छा। यानी कि करीब 10,000 वोट उनको मिल सकते हैं। ये अनुमान है। जी जी, ये हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन जो हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि लगभग उनको 2 अंकों में वोट मिलने की संभावना। ये सीधा सीधा नुकसान मोहन प्रसाद गुप्ता की। जी। दूसरा है कि सुभाष यादव, साधु यादव, जी। जिनकी पत्नी इंदिरा देवी यानी तेजस्वी की मामी जो चुनाव मैदान में है, जी। तो वहां भी कहा जा रहा है कि साधु यादव ने भी, यानी कि इंदिरा देवी ने भी
यादवों का वोट काटा है। काटा। और इसकी वजह यह है जी। कि साधु यादव लगातार गोपालगंज से राजनीति करते रहे हैं। यानी कि उनके भी कुछ वहाँ पे समर्थक हैं, जी। आम आवाम है, जिसके लिए दिन रात साधु यादव खड़े खड़े रहे। यही वजह है कि साधु यादव ने आज दावा भी किया है कि चुपचाप लोगों ने हमको वोट दिया है। चुपचाप यानी कि हाथी छाप। अब आप समझ लीजिए कि इसका नुकसान भी तेजस्वी को यानी कि आरजेडी को हुआ जी। तो वैसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि जो 4% वोट कम हुए हैं जी। इसका मतलब है कि माई समीकरण के लोग भी काफी बढ़ चढ़ करके उन्होंने वोटिंग नहीं किया और बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के वोटिंग नहीं की। यानी कि मतदाता मतदान केंद्र पर गए हैं लेकिन उदासीन होकर के गए। परिणाम है कि वोट का परसेंटेज घटा है और जो लड़ाई हो गई है वो लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। वैसी परिस्थिति में बीजेपी के लोग मानते हैं कि इसका लाभ कहीं न कहीं बीजेपी को मिलेगा। अब क्या है ये तो 6 तारीख को पता चलेगा। चूंकि लगभग 330 बूथों पर ईवीएम मशीन में मतदाताओं ने 9 उम्मीदवार जो गोपालगंज में खड़े हैं जिसमें से ये 4 प्रमुख हैं इनके भाग्य का फैसला बटन दबाकर कर दिया। अब देखना होगा कि 6 नवंबर को क्या होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि गोपालगंज का जो समीकरण है, गोपालगंज का जो चुनाव है, गोपालगंज का जो मतदान हुआ है वो काफी दिलचस्प है। यानी कि अब किसके भाग्य में क्या है ये 6 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि मोकामा से थोड़ा ज्यादा आसान गोपालगंज बीजेपी के लिए है। हाँ, जिस तरह से मोकामा में आरजेडी राहत महसूस कर रही है ठीक गोपालगंज में भी बीजेपी को राहत का एहसास हो रहा है। हालांकि यह एहसास कितना सच है, यह एहसास कितना झूठ होगा ये 6 नवंबर को होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बार फिर अगर गोपालगंज में कमल खिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी, यानी कि आप लबोलुआब ये रहा कि मोकामा का ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे संपादक महोदय ने यानी कि वहाँ के रिपोर्टरों से और वहाँ के लोगों से जो फीडबैक मिला है वो कशिश न्यूज ने आपको बताने का काम किया है। यानी कि जो हम लोग एक सटीक कह सकते हैं कि एक अनुमान लगाए हैं हम लोग, ये अनुमान स्वाभाविक है कि 6 तारीख को ही पता चल जाएगा, 6 नवंबर को। अब देखना होगा कि मोकामा का कौन सिकंदर बनता है और गोपालगंज का कौन बाजी मारते हैं गोपालगंज में। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।